हेलो व्यूअर, नमस्कार। आप लोग को स्वागत है सिंघानिया जीएस पॉइंट पे। एक लंबे पीरियड के बाद मैं आप लोग के सामने फिर रूबरू हुआ हूँ एक नए टॉपिक के बाद। एक जो है दो तीन टॉपिक हमने जो है पहले भी आप लोग को क्लियर करवाया। उसमें पॉलिटी का इंट्रोडक्शन लाया, उसके बाद जो है संघ एवं राज्यक्षेत्र पढ़ाए हैं, राज्य का पुनर्गठन पढ़ाए जिसमें जो है 14 राज्य से आज जो है खंडित होकर कैसे 28 राज्य में विभक्त हो गया है। तो आज जो ये वीडियो के माध्यम से हम जो लेके आए हैं टॉपिक, वो हमारा टॉपिक होगा भारत के संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान के संदर्भ में जो प्रस्तावना है, जिसे उद्देशिका कहते हैं, इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, इस प्रियम्बल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें एक एक जो शब्द है उसको बारीकी से अध्ययन करेंगे कि आखिर प्रियम्बल में जो शब्द हैं उनका क्या क्या अर्थ है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि प्रियम्बल होता क्या है, प्रस्तावना होता क्या है। क्योंकि भारत के संविधान का प्रस्तावना पढ़ने से पहले प्रस्तावना का एक जनरल अर्थ समझ ले कि आखिर ये प्रस्तावना का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हमारे सामने जो वर्ड है वो है प्रस्तावना। हम लोग को जो समझना है अभी, वो समझना है किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। क्या है दोस्तों, प्रस्तावना के बारे में हम लोग को समझना है। प्रस्तावना प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। प्रस्तावना, तो देखिए प्रस्तावना होता क्या है। प्रस्तावना आप लोग कोई भी बुक पढ़ते होंगे तो जब स्टार्टिंग आप चैप्टर खोलते हैं तो वहां पर आपको लिखा रहता होगा बुक का स्टार्टिंग पेज में प्रस्तावना या भूमिका। तो आखिर भूमिका भी वही है, प्रस्तावना भी वही है। क्या है प्रस्तावना? जो आप बुक पढ़ते हैं उसके बारे में समग्र डिटेल, यानी वो है क्या, उसका परिचय रहता है, उसका पूरा उद्देश्य रहता है। आखिर लेखक जो है किस उद्देश्य के लिए ये बुक लिखे हैं, इसमें बुक में क्या क्या डाले हैं, इसका विशेषता क्या है, इसका क्या रहता है, डिटेल चर्चा रहता है। तो वही जो है किसी बुक के बारे में विशेष जानकारी, उसका उद्देश्य एवं अनेक चीजें, वो सारी चीजें जो होता है, क्या होता है, प्रस्तावना में लिखा रहता है। वही चीज क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। और इसको भूमिका भी कहते हैं। तो आप कोई भी बुक देखते होंगे तो प्रस्तावना भी हमारा क्या है, एक बुक है, एक ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ का जो पहला पेज है, जो स्टार्टिंग परिचय है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। मगर यहां पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जानने की चीज है, वो हम लोग समझते हैं कि आखिर हमारी संविधान में जो है क्या आया है, उद्देशिका आया है। देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल संविधान है और ओरिजिनल संविधान का ये क्या है, प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। मगर यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रस्तावना यूज न करके क्या हुआ है, उद्देशिका यूज हुआ है। तो ये उद्देशिका क्यों यूज हुआ है, इसके लिए जो है हम लोग पहले इतिहास को समझ लेंगे। पहले जो है यहां समझ लें कि ये उद्देशिका क्या है। तो ये प्रस्तावना जो है हमारी संविधान की कुंजी कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी संविधान की कुंजी कहलाती है। जैसा कि हम जो है अभी बताए कि प्रस्तावना का जनरल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, भूमिका होता है, परिचय होता है। तो इसी के संदर्भ में हमारा संविधान का जो परिचय है, ये परिचय पत्र के तरह काम करता है। कौन, उद्देशिका। अब देखिए, यदि इतिहास को खंगाला जाए, इतिहास को खंगालते हैं तो इतिहास को खंगालने के दरमियान हमको समझ में आता है कि उद्देशिका कैसे आया। उद्देशिका कैसे आया, हमारी देश आज़ाद होती है, आज़ाद होने के पहले जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा जो होता है भारत के लिए एक संविधान बनाने का काम करता है। उसमें जो है हम लोग जानते हैं कि लगभग जो है विभिन्न देशों के 60 संविधान के अध्ययन करने के बाद जो है हमारी संविधान को लिखा गया। जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर
9 दिसंबर कब 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद जो दूसरी बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि वह संविधान सभा के दूसरी बैठक में इसके अध्यक्ष के तौर पर हमारे बिहार के ही जो है राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है, और यही जो है क्या होते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो संविधान सभा को तीसरी जो बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को जब इस संविधान सभा की बैठक, तीसरी बैठक होती है, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे आगे चल के हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उनके द्वारा जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव आता है। उद्देश्य प्रस्ताव आता है और उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है संविधान सभा के पास, और वो संविधान सभा के पास प्रस्ताव रखते हैं कि आखिर जो हम इतने बड़े काम करने के लिए बैठे हैं, इतने बड़े देश का एक संविधान बनाने के लिए बैठे हैं, जो यही जो है हमारे देश का जो है सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था को तय करेगी। तो ये व्यवस्था जो है, इसको बनाने का जो आधारभूत संरचना जिसको हम लोग बनाने के लिए बैठे हैं, वो किस उद्देश्य से हम बना रहे हैं, इसका एक उद्देश्य होना चाहिए। आखिर हम जो है, हमारे पास जब तक लक्ष्य नहीं निर्धारित होगा तो हम रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये उद्देश्य, यानी उद्देश्य लक्ष्य की तरह एक उद्देश्य निर्धारित किया जाए, ताकि जो है हमेशा रास्ता मिल सके हमें, और हम जो है एक अच्छी रास्ते न भटकते हुए हम अपनी मंजिल की ओर चल सकें और अपनी मंजिल पा सके। इसीलिए जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा जाता है, किस तौर पर कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उसका वास्तविक में उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि रखा गया उस दिन जो है सारे संविधान सभा के लोग इसको क्या करेंगे, प्रस्तावित ही कर लेंगे, स्वीकार ही कर लेंगे। तो ये जो होता है, चलता है, विचार इस पे चलता है, और विचार चलने के बाद दिन आता है 22 जनवरी का, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो है इस प्रस्ताव को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लिया जाता है, और इसी प्रस्ताव को जो है उद्देशिका के नाम से क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। अब देखिए, यहां से जो उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में हम जो उद्देशिका को जो स्वीकार किए हैं, वो जो हमारा संविधान में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, उद्देशिका लिखा गया है। उद्देशिका यहां देख सकते हैं, उद्देशिका के रूप में लिखा गया है। और प्रस्तावना की बात कीजिएगा, प्रस्तावना की यदि बात करते हैं तो हमारे संविधान में कहीं पे प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है, यानी मीनिंग वही है, मगर हिंदी के लिए जो यूज हुआ है वो क्या हुआ है, उद्देशिका हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है, उद्देशिका है। तो ये उद्देशिका यही प्रस्तावना ही है, मगर प्रस्तावना के बदले में हमारे संविधान सभा के लोग जो हैं क्या यूज किए हैं, उद्देशिका यूज किए हैं। और इंग्लिश में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चूंकि इंग्लिश में उद्देशिका के लिए भी प्रीएम्बल आया है, और प्रस्तावना के लिए भी क्या होता है, प्रीएम्बल होता है। तो यहां से जो है इतिहास के संदर्भ में जो है चीजें समझ में आ चुका कि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, और तीसरी बैठक में उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। अब थोड़ा सा संविधान को हम लोग एक बार पढ़ते हैं कि ये संविधान में है क्या। तो देखिए, भारत का संविधान उद्देशिका क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या क्षमता, फिर जो है समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा,
राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अधिगृहित, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो है हमारा संविधान में लिखा हुआ है। तो ये संविधान में जो चीजें लिखा हुआ है इसको हम लोग एक एक चीज को समझेंगे कि ये प्रस्तावना में क्या क्या चीज है, प्रस्तावना से हमें जो है क्या क्या चीज पता चलता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी हमारे देश में आज भी कोई चीज जो है समझने में प्रॉब्लम होती है, संविधान में कोई चीज स्पष्ट पता नहीं चलता है, तो उसमें जो है दर्पण के तरह, यानी उसका जो है संविधान सभा का सोच क्या रहा होगा, इस सोच को जानने के लिए हम जो है क्या करते हैं, प्रस्तावना का सहारा लेते हैं। यानी जब भी न्यायपालिका को, कार्यपालिका को यदि संविधान में स्पष्ट तौर पर कोई चीजें दिखाई नहीं देती है तो वहां पर उन चीजों को स्पष्ट रूप से जानने के लिए सहारा के रूप में किसका यूज किया जाता है, प्रस्तावना का यूज किया जाता है। यहां पे बात कीजिएगा कि हम चर्चा किए कि प्रस्तावना को संविधान की क्या कहलाती है, कुंजी कहा जाती है। इसलिए कुंजी कहा जाता है क्योंकि एन पानकी वाला जो है इसके संदर्भ में एक यही स्टेटमेंट दिए हैं कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। क्योंकि यदि आपको संविधान सभा के मस्तिष्क को पढ़ना होगा कि उनका सोच क्या रहा होगा, तो उनको सोच के पढ़ने के लिए उनके मस्तिष्क को खोलने की कुंजी जो है वो कुंजी का काम करती है कौन, प्रस्तावना करती है। तो आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना में जो है क्या क्या चीज है और जो है इन चीजों का वास्तविक में अर्थ क्या है। तो यहां पर से पहले हम इसको हटाएंगे अभी, तो इसको हटाने के पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज है। तो देख सकते हैं यहां पर हम भारत के लोग हैं, यहां पे हम भारत के लोग हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। यहां पर जो है देखिए, यहां पर जो लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इस वर्ड से यह पता चलता है कि भारत के संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, पावर कहां से मिलती है। यानी शक्ति का स्रोत संविधान के प्रस्तावना से पता चलती है। यह चीज हो गया शक्ति का स्रोत। एक एक चीज को फिर बाद में डिस्कस करेंगे, यहां पर पहले देख लेते हैं। शक्ति का स्रोत, प्रस्तावना से शक्ति का स्रोत प्राप्त चलता है, जिससे क्या है, हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों से क्या पूछा जाता है, शक्ति प्राप्त किया जाता है। फिर देखते हैं भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो चीजें हैं ये क्या है, शासन का प्रकार लिखा हुआ है। यानी भारत का शासन कैसा होगा, भारत किस प्रकार का देश होगा। देश जो है कैसे पता चलता है, देश पता चलता है उसका क्या, उसके शासन प्रणाली से। क्योंकि हाल ही में देखिए अभी जो है एक देश जो है क्या हुआ, गणतांत्रिक देश बना है। वो आजाद हो चुका है 50 वर्ष पहले, मगर हाल ही में कुछ दिन पहले जो है वो क्या हुआ, गणतांत्रिक देश हुआ है। यानी गणतंत्र होने का मतलब ही इसमें चर्चा होगा, मगर गणतंत्र होने का मतलब पहले वो ब्रिटेन का क्या होता था, नाम मात्र का प्रधान होता था, मगर वो अब खत्म होके वहां के चुने हुए व्यक्ति क्या होते हैं, उस देश का प्रमुख होते हैं। तो हमारा देश का क्या है, पहला ही से क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, शासन का प्रकार समाजवादी देश है। कैसा देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, लोकतंत्रात्मक देश है और गणराज देश है। ये हमारे देश का शासन का प्रकार है। शासन के प्रकार में देखते हैं 1 2 3 4 5 प्रकार के शासन का प्रकार में जो है 5 प्रकार के वर्ड यूज हुआ है। यानी ये 5 वर्ड जो है क्या दर्शाता है, शासन का प्रकार को दर्शाता है। मैं लिख के धीरे धीरे चर्चा करूंगा, मगर फिर यहाँ प्रस्तावना को हटाने के पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होगी। फिर देखते हैं कि न्याय की चर्चा आई है। तो हमारे संविधान में जो है कितने प्रकार की न्याय की चर्चा आई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहां से प्रश्न पूछेगा कि हमारे संविधान में कितना न्याय की बात करता है, 3 तरह का न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। फिर देखते हैं स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता की बात करता है, किस किस की स्वतंत्रता की बात करता है, विचार की स्वतंत्रता की बात करता है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, विश्वास की स्वतंत्रता की बात करता है, धर्म की बात करता है, और क्या, उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। यानी आप विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं, विश्वास के लिए स्वतंत्र हैं, धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, और क्या है, उपासना के लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे देखिए, कल ही शिवरात्रि था और शिवरात्रि के दिन जो है लोग शिव जी के उपासना किए। आप स्वतंत्र हैं, आप उस दिन भी जो विष्णु जी का उपासना कर सकते हैं। यहाँ पर जो है उपासना के लिए हमारे देश में क्या है, फुल फ्रीडम है। चलिए फिर देखते हैं, समता की बात किया गया है। क्षमता की बात करने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, यानी प्रतिष्ठा एवं अवसर जो है सबको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। उसके बाद जो है गरिमा की बात किया है, व्यक्ति की गरिमा की बात किया है। ऐसा नहीं है व्यक्ति घूट के जिंदगी नहीं जिएगा, क्या होगा, गरिमा पूर्ण जीवन जिएगा। गरिमा पूर्ण का मतलब हो गया जहां अपना आत्मसम्मान हो, जहां बोलने का अधिकार हो, जहां वो जो है जिंदगी ढंग से जिया करे, दबाव महसूस करके जिंदगी ना जिए, वो हो गया गरिमापूर्ण में जीना। उसके बाद एकता एवं अखंडता, भारत के संविधान का जो उद्देश्य रहा है वो क्या रहा है, एकता एवं अखंडता की भी उद्देश्य रहा है। यानी भारत कैसा देश होगा, एकत्रित देश होगा और अखंड जो होगा जिसका खंडित नहीं किया जा सकता है, ये चीज हो गया। फिर क्या है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी यहां पर जो है प्रस्तावना में ये साफ लिखा हुआ है संविधान लागू की तिथि। यहां जो देख रहे हैं 26 नवंबर 1949, ये क्या है, संविधान लागू की तिथि दे रखा है। यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ है, 26 नवंबर 1949 को। फिर देखिए हिंदी में भी दे रखा है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार हमारा संविधान कब लागू हुई है, मिति मार्गशीर्ष, यानी माघ का महीना, क्या, शुक्ल पक्ष, देखिए दो पक्ष होता है मंथ में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो ये बात कब कर रहा है, शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष सप्तमी, यानी शुक्ल पक्ष में 7वां दिन, और उसके बाद संवत 2006, यानी संवत दो तरह का होता है, शक संवत और विक्रम संवत। तो हमारा संविधान जो लागू हुआ है विक्रम संवत के अनुसार 2006 में लागू हुआ है। तो ये चीज हो गया। इस संविधान को अंगीकृत मतलब जो है अंग बनाते हैं, अधिनियमित यानी लागू करते हैं, और अमर्पित यानी अपने ऊपर क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, आत्मा से उसको ग्रहण करते हैं, ये चीज है। तो चलिए एक एक चीज चर्चा करते हैं। यहां से संविधान देख लिए और फिर चर्चा करते हैं एक एक चीज। एक पहले जो है हम बात किए कि भारत के संविधान में जो है क्या दिया हुआ है, भारत के संविधान में शक्ति का स्रोत दिया हुआ है। शक्ति का स्रोत पहला जो भारत का प्रीएम्बल में है, प्रीएम्बल में पहला क्या है, शक्ति का स्रोत है। शक्ति का स्रोत कहने का मतलब है कि भारत के संविधान जो है, भारत का संविधान को जो है शक्ति कहां से प्राप्त होती है, कहां से शक्ति प्राप्त करता है। तो पहला वर्ड प्रीएम्बल में क्या था, हम भारत के लोग, यानी ये जो है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग जो है इस वर्ड से ही दर्शा रहा है कि भारत को, संविधान को जो शक्ति मिलती है वो किससे मिलती है, भारत के लोगों से मिलती है। यानी भारत के लोग जो है यहां पर क्या होंगे, लोक प्रभुता की बात कर रहा है, लोक प्रभुता की बात हो रहा है। और लोक प्रभुता कहने का मतलब है, लोक कहने का मतलब लोग, और प्रभुता का मतलब प्रभु मतलब भगवान, यानी सर्वोसर्व मालिक, यानी आप ही मेरे क्या हो, शुरुआत हैं और आप ही मेरे अंत हैं। तो यहीं से बात करता है। लोक प्रभुता का मतलब है कि भारत के संविधान के संदर्भ में भारत की जब बात किया जाए तो भारत में क्या है, लोक प्रभुता है, यानी लोग जो हैं प्रभु के समान हैं। तब तो देखते हैं कि प्रभु जिनकी ऊपर दया कर दिए उनको जो है रोजगार नहीं देने के बाद भी जो है उनको क्या करेंगे, राजा बना के बैठाएंगे। जैसे देखिए 2014 में क्या हुआ, मालिक को मर्जी हो गया कि जो है चाय बेचने वाला को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो चाय बेचने वाला को क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। वो क्या दिए थे, वो वादा किए थे कि हम जो है देश को
बेरोजगारी के गर्त से उठा के सबों को क्या देंगे, रोजगार देंगे। मगर कैसा रोजगार दिए देख सकते हैं, जिसमें जो है रोजगार यही दिए कि आप जो है गुलाम बनिए, आप जो है फिर जो है अंग्रेजों का गुलाम न बनके भारत में रहने वाले जो चॉकलेटी लोग हैं उनका आप गुलाम बनिए, ये किए। उसके बावजूद भी 2019 में जब चुनाव होती है तो उसके चुनाव में जो है फिर हम मालिक हैं और मालिक फिर हम ऑर्डर देते हैं कि अच्छा करो, रोजगार दो या नहीं दो, बड़े बड़े तुम बातें बोलो तब तुमको हम जिता देंगे। और उसका परिणाम हुआ कि आज फिर मोदी जी कुछ नहीं करने के बावजूद भी क्या है, सत्ता पर हैं। आई होप डैट कि मैं मानता हूं कि मोदी जी जो है बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मगर वो जो है गरीब के मामले में नहीं है, भारत के मामले में नहीं है। क्योंकि भारत में जो है क्या है, बहुत ज्यादा अमीरी गरीबी के बीच खाई है। आज ही देखिए असमानता रिपोर्ट जब आई है भारत का, तो असमानता रिपोर्ट में भारत में जो है मात्र 10% लोगों के पास जो है 57% संपत्ति है। सोच सकते हैं कैसा देश है, मात्र 10% लोगों के पास। और वहीं बात कीजिएगा 1% लोगों के पास, तो 1% लोगों के पास 22% संपत्ति है। और जो है यहाँ यही भारत है जो किसी को जो है खा के इसे निकल जाता है, और वही चित्र जब बनाता है तो किसी को जो है भूखे बिना जो है इतना बड़ा मोटरी पीछे रखना पड़ता है। बस अंतर यही रहता है कि एक फेस के आगे रहता है और एक फेस के पीछे रहता है। एक बोझ लेके परेशान, एगो बोझ लेके, दोनों बोझ लेके परेशान है, मगर एगो मजबूरी में, एगो क्या जरूरी में। तो यही चीज है, छोड़िए इन बातों पर चर्चा नहीं करते हैं, टॉपिक पे लौटते हैं, लोक प्रभुता की बात करते हैं। तो यहां भारत में क्या है, लोक प्रभुता है, यानी भारत को, संविधान को शक्ति जो मिल रही है वो भारत के लोगों से मिल रही है। ठीक है, फिर देखिए चर्चा करते हैं, यहां जो है शासन का प्रकार है, शासन का प्रकार, शासन का प्रकार है यानी भारत में कैसा शासन होगा। तो भारत में शासन होने का मतलब है भारत में शासन का प्रकार में 5 वर्ड का यूज हुआ है। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछता है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है 1 लीनियर क्वेश्चन भी हम लाएंगे और इसको जो है बारीकी से एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, और वहां पर देखिएगा जो हम चीजों को समझाए वो चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि नहीं। तो यहां शासन का प्रकार में सबसे पहले जो आया है संप्रभु संपन्न, संप्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब, इसका इंग्लिश में जब देखिएगा तो सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है सम माने पूरा, संप्रभुता संपूर्ण, संपूर्ण माने पूरा, प्रभुत्व मतलब क्या क्या हुआ, हमारा प्रभुत्व, हमारी क्या छवि, हमारा क्या वर्चस्व, और क्या संपन्न यानी पूरी संप्रभुता से क्या हुआ, संपन्न। यानी भारत देश जो है सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी कहने का मतलब है कि भारत का सरकार, भारत की जो संसद है वो सर्वोच्च है, भारत का संविधान क्या है, सर्वोच्च है। भारत जो देश चलेगी वो भारत के संविधान से चलेगी। भारत में सबसे ऊपर क्या होगा, संविधान होगा, इससे ऊपर कोई नहीं होगा। यदि कोई विदेशी देश, कोई विदेशी ताकत यदि हमारे ऊपर क्या करता है, प्रेशर डालता है, तो हम सोवरेनिटी कंट्री होने के नाते हमारा क्या होगा, ये ड्यूटी होगा कि हम किसी का बात नहीं माने। और सोवरेनिटी कंट्री में होता ही है कि आंतरिक मैटर या बाहरी मैटर, या तो घर का विवाद हो, यदि विदेश का विवाद हो, या तो सीमा विवाद हो, या दूसरा कोई आर्थिक विवाद हो, ये सारी, चाहे कोई समझौता की बात किया जाए, कोई बिजनेस की बात किया जाए, यहां पर हमारे ऊपर किसी का प्रेशर ना चले और हम खुद जो है अपने देश के मैटर में निर्णय लेने के लिए पूरी स्वतंत्र हो, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर ना हो। जैसे देख सकते हैं आज यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है, यूक्रेन भी संप्रभु कंट्री है, रूस भी संप्रभु कंट्री है, तो उन दोनों को युद्ध लड़ने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी।
आज मान लेते हैं भारत चाहेगा किसी भी देश को मदद करने के लिए या किसी भी देश के तरफ से लड़ने के लिए, तो इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक सोवरेनिटी कंट्री होने के नाते इसका ये पूरा जिम्मेवारी बनता है और ये पूरा अथॉरिटी है कि ये जो चाहेगा जो निर्णय ले सकता है। तो संप्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब वही है। 1947 के पहले हम लोग क्या थे? ब्रिटेन के गुलाम थे। हमारा जो है हमारे यहाँ शासन चलता था उस सोवरेनिटी के सिद्धांत पर नहीं चलता था। हमारी शासन जो है कंट्रोल किया जाता था ब्रिटेन में बैठे हुए ब्रिटेन के जो संसद हुआ करते थे वो हमारे शासन को संचालित किया करते थे। मगर आजादी के बाद जो है हम क्या हुए? पूरा संप्रभुत्व हो गए, हमारे ऊपर किसी का नहीं चलने लगा। तो ये हुआ शासन का प्रकार में पहला नंबर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा जो हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरा जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। क्या है? समाजवादी है। समाजवादी कहने का मतलब क्या है? शासन का प्रकार में है समाजवादी है। समाजवादी कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे देश में जो है समानता का सिद्धांत आएगा, यानी एक दूसरे लोग जो है एक दूसरे के बीच जो है क्या होगा? खाई जो रहेगा उसको समाप्त किया जाएगा। और क्या होगा? हम जो है ऐसा विचार लाएंगे, ऐसा टेक्निक लाएंगे, ऐसी योजनाएं लाएंगे जिसके कारण जो है एक दूसरे लोगों के बीच क्या हो? समानता का भाव हो। तो दूसरा प्रकार हो गया का समाजवादी। फिर जो है तीसरा जो है क्या है? पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। यानी पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब हमारा जो शासन का प्रकार में जो है हमारा देश कैसा है? पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब, पंथ मतलब होता है क्या? विचार, एक विचार रखने वाला, और निरपेक्ष का मतलब उसको हनन होगा, उसका कटौती होगा। मतलब निरपेक्ष का मतलब उसका हनन नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब हम लोग शाब्दिक अर्थ इसका समझते हैं। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? तो देखिए, धर्म के अंदर बहुत सारे विचार रखने वाले लोग होते हैं, उसको पंथ बोलते हैं। जैसे देखिए, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में क्या है? बहुत सारे पंथ हैं। जैसे बात कीजिएगा वैष्णव पथ, जैसे क्या शैशव पथ, तो ये सब क्या है? कबीर पंथ भी किस में आता है? हिंदू धर्म में भी आता है। तो ये जो एक धर्म के अंदर बहुत सारे विचारें होती है, वो विचारों को क्या बोलते हैं? पंथ बोलते हैं। तो हमारे संविधान में जो लिखा गया है वो पंथ निरपेक्ष की चर्चा है, धर्म निरपेक्ष की चर्चा नहीं है। यानी पंथ जो है कोई एक पंथ पर क्या होगा? कोई एक पंथ का शासन नहीं होगा, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत चलेगा। यानी यहां जो है धर्म के आधार पर, और धर्म की नहीं, यहां जो है धर्म के अंदर जो विचारें हैं, जो पंथ है, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके आधार पर कोई शासन नहीं चलेगा। तो हमारा शासन प्रकार दिखा रहा है, यानी पंथ निरपेक्ष है। जैसे देखिए, सऊदी अरब की बात कीजिएगा तो सऊदी अरब क्या है? इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री कहने का मतलब है कि वो जो देश में अधिक कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा वो जो है क्या होगा? इस्लाम धर्म के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। मगर हमारे भारत में कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी विचारधारा आता है, कोई भी शासक बनते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जिनके पास योग्यता है वो बन सकते हैं। यहाँ पे जो है निर्णय लेने के संदर्भ में न हिंदू का विचार देखा जाएगा, न मुस्लिम का विचार देखा जाएगा, न सिख का देखा जाएगा, न धर्म का देखा जाएगा। यहाँ देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा? मानवता की विचार देखा जाएगा, और देखा जाएगा तो सब धर्म को समानता के हिसाब से देखा जाएगा। तो यही है पंथ निरपेक्षता। फिर जो है देखिए, चौथा जो है शासन का प्रकार में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब है डेमोक्रेसी। यानी इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री। डेमोक्रेसी जो आया है वो देखिए, डेमोस मतलब होता है जनता। डेमोस माने होता है क्या? जनता। और क्रेसी का मतलब होता है शासन करना। यानी इससे पता चल रहा है कि जहां लोग शासन करते हैं, आम जनता के द्वारा शासन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब यहां पर चर्चा होता है कि क्या भारत में लोगों के द्वारा शासन किया जाता है?
ऐसा तो नहीं है, भारत के कुछ लोग के द्वारा ही शासन चलाया जा रहा है, फिर भी हम भारत को डेमोक्रेसी कंट्री कैसे बोलते हैं? तो देखिए, डेमोक्रेसी में भी जो है दो प्रकार होता है, एक होता है प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी और एक क्या होता है, अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब है कि जहां पे जनता खुद शासन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जहां पे है जनता अपने तरफ से जो है प्रतिनिधि भेजते हैं शासन करने के लिए तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हमारे क्षेत्र से क्या है, हम अपने तरफ से जो है प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि को हम संसद में भेजते हैं कि हमारे तरफ से हमारा विचार रखिए, हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए, तो हम ही उनको चुन के भेज रहे हैं। तो पावर किस में है? हम में है। आज हम चाहे तभी मोदी जी को क्या किए, प्रधानमंत्री बनाए। यदि मोदी जी को पार्टी को हम जो है वोट नहीं देते तो आज जो है दूसरी पार्टी सरकार बनती। आज जो है यदि अगले चुनाव में हम मान लेते हैं फिर से चाहेंगे कि वही बने चाहे दूसरा बने, उसको हम सपोर्ट करेंगे, वो बन जाएगा। तो यहां पर जो है लोगों का शासन है, और इसी के संदर्भ में जो है लोकतंत्र के संदर्भ में जो है एक बात सुनिएगा कि अब्राहम लिंकन साहब ने है लोकतंत्र के बारे में एक वर्ड बोले हैं कि जनता लोकतंत्र वह है जहां जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन हो, उसी को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। यानी जनता का वो शासन किसका है, जनता का है, जनता के लिए, यानी वो शासन किसके लिए होगा, जनता के लिए होगा। जनता के द्वारा यानी वो शासन संचालन भी होगा तो किसके द्वारा होगा, जनता के द्वारा होगा। उस शासन को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। और ये स्टेटमेंट जो है अब्राहम लिंकन साहब दिए हैं। चूंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ जाता है कि ये वर्ड जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन कौन यूज किए हैं, तो ये जो है स्टेटमेंट दिए हैं क्या, अब्राहम लिंकन साहब दिए हैं लोकतंत्र के संदर्भ में। तो ये देख सकते हैं भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब जो है चौथा जो शासन का प्रकार है वो चौथा शासन का प्रकार है गणराज, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज। ठीक है ना, क्या बात किया है, गणराज। तो आखिर ये गणराज क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणराज। लोकतंत्र तो समझ में आता होगा, गणराज कहने का मतलब क्या है। तो गणराज कहने का मतलब क्या है, देखिए गणराज जो है ये हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतांत्रिक दिवस, रिपब्लिक। तो ये पहले हम समझते हैं कि रिपब्लिक का अर्थ क्या है, क्योंकि इसी रिपब्लिक से, इसी गणतंत्र से जो है, इसी गणतंत्र से क्या बना है, गणराज बना है। यानी हमारा देश का जो है, हमारे देश में कैसा व्यवस्था है, गणतांत्रिक व्यवस्था है, इसीलिए हमारा देश क्या कहलाता है, गणराज देश कहलाता है। अभी हम इसी वीडियो में चर्चा किए कि हाल ही में एक देश जो है क्या हुआ है, गणराज बना है। वहां पहले भी वो स्वतंत्र देश था, वहां पहले भी लोकतांत्रिक देश था, मगर बावजूद उसके वो क्या था, गणराज नहीं था। बहुत सारे देश की ऐसे भी चर्चा करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, सऊदी अरबिया को देख लीजिए, ये सब आज भी जो है गणतांत्रिक देश नहीं है। क्या यहाँ लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए चुने हुए सरकार बनते हैं, मगर बावजूद इसके वो ऑस्ट्रेलिया को जो है आज हम गणतांत्रिक देश नहीं कहेंगे, लोकतांत्रिक देश तो कहेंगे मगर गणतांत्रिक देश नहीं कहेंगे। मगर हमारे संविधान का जो प्रकार है उसके अनुसार जो है हमारे संविधान में जो है लोकतांत्रिक के साथ साथ जो है हम लोग गणराज भी हैं। तो गणराज कहने का मतलब क्या है समझ लीजिएगा। गणराज देखने के लिए जो है 3-4 कंडीशन जो है वो होना चाहिए किसी भी गणराज देश के लिए। तो गणतांत्रिक का मतलब है किसी भी देश के संदर्भ में। तो गणतांत्रिक का पहला प्रकार होता है कि वहां शासन राज का प्रमुख जो है पहला क्या है, राज का प्रमुख क्या हो, निर्वाचित हो। पहला कंडीशन क्या है, राज का प्रमुख। और राज का प्रमुख कौन कहलाते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है, किसी भी राज्य का, जैसे बात कीजिएगा भारत का प्रमुख कौन है, तो अभी किनको बोलिएगा, रामनाथ कोविंद बोलिएगा। किसी भी राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। यहां पर राज के संदर्भ में बात आया है, देश के बात पे आया है। यहां पर राज जो है, राज जो मतलब दे रहा है वो देश के संदर्भ में दे रहा है। तो राज का प्रमुख निर्वाचित होना चाहिए। दूसरा जो है
कोई विशेष वर्ग ना हो, कोई विशेष वर्ग ना हो। यहां पर कोई विशेष वर्ग नहीं होने का मतलब क्या है, जैसे हम बात करते हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा। ब्रिटेन में आज भी बहुत सारे संसद जो लॉर्ड कहलाते हैं, तो आज भी बहुत सारे लॉर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, खानदानी होते हैं। खानदानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे सीट जो है उसी खानदान में जन्मे हुए व्यक्ति बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता है। जैसे जो भी है पूरे सीट फिक्स नहीं है, मगर बहुत सारे सीट जो है सिर्फ वही व्यक्ति हो सकते हैं। तो वहां पर देख सकते हैं कि संसद में जो है एक क्या है, स्पेशल वर्ग है। उस देश में क्या है, एक स्पेशल क्लास बना हुआ है। मगर भारत की बात कीजिएगा तो भारत में आप लालू जी के लाल रहिए या पासवान जी के लाल रहिए, आपको जो है जनता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। नहीं तो जनता का यदि आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो आज देख सकते हैं राहुल गांधी का क्या हाल है। यदि यहां पे रहता प्रिविलेज क्लास की बात करता तो राहुल गांधी क्या होते कि बिना कुछ किए हुए प्रधानमंत्री बन जाते। तो वहां पर क्या है कि भारत में क्या है, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है। एक चीज हो गया। तीसरी बात जो है, राज्य का प्रमुख निर्वाचित हो, हाँ पहला क्या कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित। राज्य का प्रमुख निर्वाचित कहने का मतलब है, हम देखते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में तो भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं। जैसे देखिए रामनाथ कोविंद साहब का कार्यकाल खत्म हो चुका है और यही 2022 में आप देखिएगा राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, निर्वाचित होगा। तो ये है कि हम लोग राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, मगर हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मगर फिर भी वहां पर क्या है, कोई भी चुना जा सकते हैं। यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि जो योग्यता होना चाहिए वो होता है, मगर वो योग्यता जो है भारत में बैठे हुए किसी भी कोने के लोग हो सकते हैं और भारत के निवासी कोई भी यदि वो योग्यता रखते हैं तो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है। फिर जो है पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल, पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल, पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल होने का मतलब है कि कोई भी जो है मतलब कि सरकारी कर्मचारी का कोई भी पद है, वो पद जो है सभी के लिए ओपन रहना चाहिए, किसी खास के लिए नहीं होना चाहिए। आज देखिए कोई भी पद के लिए जो आपको योग्यता खोजता है, वो योग्यता आपको यदि रखते हैं तो आप जो है किसी भी पद पर आप भारत सरकार में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमारे पास ये सुविधा है कि पब्लिक ऑफिस का कोई भी जो है पोस्ट जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको भरने के लिए योग्य होंगे, बशर्ते उसका जो है जो योग्यता खोजता है वो पद के लिए जो दक्षता चाहिए वो दक्षता हमें होनी चाहिए। ठीक है। फिर जो है राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख क्या है, निर्वाचित हो। ठीक है ना, राज्य का प्रमुख हाँ निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है ना। और राज्य का प्रमुख जो होगा भारत का ही होगा। राज्य का प्रमुख जो होगा वो क्या होगा, उसी देश का होगा, देश का हो। मतलब देख सकते हैं, देखिए भारत जो है देश आजाद हुई है 15 अगस्त 1947 को, मगर फिर भी 15 अगस्त 1947 को हम लोग जो है लोकतंत्रात्मक देश तो कहला गए, मगर हम लोग जो है गणराज्य का स्टेटस हम लोग को नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला, देखिए पब्लिक ऑफिस फॉर सब के तो खुल गया, कोई भी स्पेशल वर्ग नहीं था, ये भी सही है। राज्य का प्रमुख भी निर्वाचित हो गए, ये भी चलेगा, मगर राज्य का प्रमुख देश का नहीं थे। मतलब हम उस समय जो है भारत जब आजाद हुई थी तो भारत 2 डोमिनियन स्टेट में बटा था। डोमिनियन स्टेट कहने
का मतलब भारत और पाकिस्तान दो देश बना था और उस देश का प्रमुख कौन कहलाते थे? ब्रिटेन के जो राजा हुआ करते थे वो कहलाते थे। तो हम जो है हमारी देश का प्रमुख कहलाते थे ब्रिटेन का। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिएगा तो ऑस्ट्रेलिया पूरी लोकतंत्र है, मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख की बात कीजिएगा तो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कौन कहलाते हैं? ब्रिटेन की महारानी कहलाती है। तो इसी ये स्टेटस जो है हम लोग कब प्राप्त किए? 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या हुए? ये स्टेटस प्राप्त कर चुके। तो हमारा देश क्या हो गया? गणराज्य हो गया। तो ये शासन का प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा किए कि भारत के शासन का प्रकार क्या क्या होगा और भारत को शक्ति कहां से मिलेगा। फिर जो है अब चर्चा करते हैं, अब जो हम लोग चर्चा करते हैं फिर बात करते हैं भारत में क्या है? न्याय की बात है। भारत में न्याय की बात है और भारत के संविधान में जो है प्रियम्बल में जो है कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? 3 प्रकार की न्याय, 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। वो न्याय क्या है? सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी भारत के संविधान जो है 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहां पर जो है प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में प्रियम्बल में कितने प्रकार की न्याय की बात किया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया है। फिर जो है आगे चर्चा करते हैं सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता भारत के प्रियम्बल में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? तो देख सकते हैं विचार, क्या है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। कभी कभी चूंकि जो है सीरियल नंबर से भी पूछ देता है कि क्रमवार बताइए, तो क्रमवार जब हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो यहां पर प्रश्न गलती होने की संभावना होती है। तो स्वतंत्रता जो लिखा गया है प्रियम्बल में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं क्या? उपासना। धर्म में उपासना की स्वतंत्रता है। तो देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, विचार का मतलब क्या है कि आप अधिक कुछ भी सोचते हैं, अपने मन में सोचने के लिए क्या है? फ्रीडम है। जब आप मन में कोई चीज सोचते हैं तो वो क्या होता है? विचार होता है। तो यहां पे विचार करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। फिर क्या है? वो विचार को जब बाहर लेके चल आते हैं, जब धरातल पर उसके अनुसार काम करते हैं, जब आप बोलते हैं, हम सोचे और उसको बोल दिए, तो हम जो बोले वो क्या हो गया? अभिव्यक्ति हो गया। जब तक हम सोचे हैं नहीं बोले हैं तो वो विचार है, विचार हम कर रहे हैं। मगर जैसी एक मुख से जो बाहर निकल गया, तो मुख से बाहर निकलने का मतलब है कि वो क्या हो गया? अभिव्यक्ति हो गया। हम अपना अभिव्यक्ति यानी अपना जो विचार है वो रख दिए तो अभिव्यक्ति बन गया। विश्वास, आप कुछ भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। यहां देख सकते हैं भारत में जो है चलती फिरती यदि आप एक ईंट भी रखा हुआ है और उस पर आप 5 टीका कर दीजिएगा तो फिर जो है आसपास चलने वाले लोग जो है उस पर क्या करेंगे? उसको प्रणाम करने लगेंगे। तो ये क्या है? ये विश्वास है। क्या ऐसा है कि आप मतलब कि यदि ईंट को पूजा कर रहे हैं तो पुलिस आएगी आपको उठा के लेके चल जाएगी? नहीं। चूंकि भारत ये आपको फ्रीडम देती है, ये स्वतंत्रता देती है कि आप जो है किसी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। कभी भारत ये माना किया इतना बाबा जो है बहुत सारे ढोंग मतलब कि पकड़ा रहे हैं, बहुत सारे सच भी रहते हुए भी जो है सच भी हैं और उनके नाम पर बहुत सारे ढोंगी भी होते हैं, तो ढोंगी बाबा पकड़ा रहे हैं, उन पर लोग जो है पूरा विश्वास करके पूरा आत्मसमर्पित किए हुए रहता है। तो क्या उस विश्वास के लिए जो है कभी सरकार या कभी प्रशासन माना की है? नहीं माना की है। इसलिए क्योंकि भारत में विश्वास की स्वतंत्रता है। यदि आपको उन पर विश्वास है तो आप फ्री हैं, आप फ्रीडम है, ये आपकी स्वतंत्रता है। यदि आप ईंट को पूजा कर रहे हैं, आप यदि मट्टी को पूजा कर रहे हैं, आप
मतलब कि ये क्या कहते हैं, पत्थर को पूजा कर रहे हैं, यदि आप मस्जिद में अजान पढ़ रहे हैं, आपको विश्वास है तो ये सब सारी आपको क्या है, स्वतंत्रता है, आप क्या है, फ्रीडम है, आप जिस भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो यह है विश्वास की बात है। धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का अर्थ होता है वैसा विचार जो धारण करने योग्य हो, यानी धारण करने वाली योग विचारे क्या कहलाती है, धर्म कहलाती है। तो आप जो है कोई भी धर्म अपनाने के लिए, उसको पालन करने के लिए क्या है, स्वतंत्रता है। और इसकी झलक जो है, जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में इसकी झलक दिखती है, इसकी झलक पूरी दिखती है कि भारत का संविधान कैसे आपको जो है धार्मिक स्वतंत्रता का क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। फिर देखिए उपासना की बात हो रहा है, यानी उपासना करने की बात है कि आप जिस भी भगवान की उपासना करना चाहते हैं आप फ्री हैं। यदि हम चाहें तो अभी इंद्र भगवान की उपासना कर सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग कल जो है शिव जी की भी उपासना किए, बहुत सारे जो है अब विष्णु विवाह आएगा तो विष्णु जी की भी उपासना करेंगे। हालांकि विष्णु विवाह लगता है मनाया नहीं जाता है, मगर फिर भी सपोज यदि मनाया जाएगा तो उसकी भी उपासना करिएगा। दूसरे भी फेस्टिवल का यदि उपासना आप करते हैं तो ये आपकी पूरी स्वतंत्रता है, आप जो है किसी का भी उपासना आप कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्वतंत्रता की बात है। न्याय स्वतंत्रता की देख लिए। अब देखिए चर्चा करते हैं, विचार है न्याय, व्यक्ति विश्वास, धर्म में उपासना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अखंडता है, एकता एवं अखंडता। फिर जो है क्या कहता है, फिर दो प्रकार का क्षमता की बात किया गया है, दो प्रकार की क्षमता, क्षमता की बात किया गया है। क्षमता का मतलब है समानता की बात कहता है, और दो प्रकार की क्षमता है, दो प्रकार की क्या क्या क्षमता है, अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर, प्रतिष्ठा एंड अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समानता है। यानी भारत का संविधान आपको प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, अवसर लेने के लिए आपको क्या करती है, क्षमता करती है। यानी आपको जो है स्वतः समानता है क्या करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। यदि आप मान लेते हैं पीएचडी डिग्री धारण करते हैं तो ये क्या है, आपका प्रतिष्ठा है। तो पीएचडी डिग्री धारण करते हैं, डॉक्टरेट लेते हैं, दूसरे डिग्री ग्रेजुएट करते हैं, तो ये सब डिग्री जो ये प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा प्राप्त करने के संदर्भ में भारत के हर एक नागरिकों को क्या है, स्वतंत्रता है। वहीं पे बात किया जाए अवसर, तो अवसर जो है भारत में रहने वाले हर एक लोगों को क्या है, समान अवसर प्रदान किया गया है, ताकि जो है यहाँ किसी के साथ भेदभाव न हो। अब देखते हैं जब आर्टिकल आप 15-16 पढ़िएगा तो वहां पर आपको इसके संदर्भ में कुछ डिफरेंट दिखेगा। हालांकि वो डिफरेंट चीज है नहीं, चीजें जब स्पष्ट रूप से समझिएगा तो क्लियर होगा। मगर यहाँ पर समझिएगा आर्टिकल 15 जब 16 की चर्चा करते हैं तो वहां पर जो है कुछ लोगों को SC ST एंड OBC को कुछ विशेष प्रावधान दे रखा है। साथ ही साथ जो है आर्टिकल 15 में यह भी चर्चा किया गया है कि महिलाओं के लिए जो है कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। आज बिहार में ही देखिए, बिहार सरकार क्या कर रही है, महिलाओं के लिए क्या है, विशेष आरक्षण क्या कर रही है, प्रदान कर रही है, जिससे देख रहे हैं कि प्रशासन में जो है आज महिलाओं का भागीदारी कितना बढ़ रहा है। तो ये जो है वो असमान, वो अवसर की समता जो है, वो जो है समता का उल्लंघन नहीं करता, वहां भी समता है। चूंकि इस मायने में समता है कि क्यों कोई व्यक्ति जो है यदि पीछे रह गया है तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए थोड़ा सा पुशअप किया जाएगा, थोड़ा सा सहारा दिया जाएगा, तो वो सहारा जो है असमानता के अंतर्गत नहीं आएगा, वो भी क्या है, समानता के अंतर्गत आएगा। क्योंकि यदि जो है वो हम नहीं करते हैं, उसको पुशअप नहीं करते हैं, तो दोनों के बीच में जो है और खाई बढ़ते जाएगा और हमारे देश में असमानताएं और बढ़ेगी। तो वो जो है समता ही लाने के लिए क्या किया जाता है, सुविधा प्रदान किया जाएगा। तो देखिए दो प्रकार का समता की बात करता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। फिर जो है बात करता है एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता की बात करता है। एकता मतलब हो गया कि यहाँ जो है भारत के लोगों के में जो है एकत्व की भावना रहे, हिंदू मुस्लिम
क्षेत्रवाद और बहुत सारे विचार के कारण जो है लोगों में क्या हो, फूटता ना हो रहे, लोग जो है भ्रातृत्व की भावना से क्या करें, रहें, मतलब एक साथ रहें, और अखंडता की यानी भारत का जो भूगोल है, भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें क्या रहे, वो बना रहे, वो क्या होवे, वो टूटे नहीं, वो अखंड रहे। यही अखंडता की बात किया गया है। जबकि और एक चर्चा है, क्या है, व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति जो है गरिमापूर्ण जीवन जिए। और गरिमापूर्ण जीवन जीने के संदर्भ में जो है आप देखिएगा तो आर्टिकल 21 में इसका व्याख्या भी दे रखा है कि गरिमापूर्वक जीवन जीने का क्या है, मौलिक अधिकार है। यानी आज हमारे संविधान में गरिमापूर्वक जीवन जीना क्या है, मौलिक अधिकार है। तो व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात करता है। जबकि जो है बंधुता बढ़ाने के लिए, फिर आगे जब देखिएगा तो क्या है, बंधुता बढ़ाने के लिए, तो बंधुता जो यहां पर बाढ़ लाया है, ये बंधुता का मतलब क्या है, भाईचारा। तो ये भाईचारा जो शब्द आया है वो किसकी देन है, फ्रांस की देन है। क्योंकि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो इसी क्रांति से जो है बंधुता शब्द जो है उजागर हुआ था, और इसी से हम लोग क्या हुए, बंधुता शब्द को अपना संविधान में क्या किए हैं, स्वीकार किए हैं। तो ये जो है बंधुता की बात करता है। फिर जो है आगे जो देख रखा है, इतना चीज हो गया। फिर जो है आगे हमारे प्रस्तावना में जो उल्लेख है, वो प्रस्तावना में उल्लेख है संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू की तिथि, संविधान लागू होने की तिथि। जब हम लोग संविधान जब प्रस्तावना जब पढ़े तो प्रस्तावना पढ़ने के संदर्भ में जो हम लोग चर्चा किए कि प्रस्तावना में क्या है, आज तारीख 26 नवंबर 1949। तो ये जो 26 नवंबर 1949 है, ये क्या दिखा रखा है, 26 नवंबर 1949 जो है दिखा रहा है कि भारत का संविधान जो लागू हुआ है, कब हुई है, 26 नवंबर 1949 को। यानी प्रस्तावना में संविधान की क्या है, लागू होने की तिथि दे रखा है। फिर जो है ब्रैकेट में देखे होंगे कि क्या है, मिति संवत माघ शुक्ल सप्तमी 2006 संवत, विक्रम संवत। तो ये जो लिखा हुआ है ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार क्या है, डेट लिखा हुआ है। तो उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि प्रश्न आज पूछने का ट्रेंड जो है जिस तरह से बदलता जा रहा है, उस बदलते परिवेश में कैसा प्रश्न पूछ देगा जो हम लोग को पता नहीं है, तो उसको भी हम लोग चर्चा कर देंगे। तो ये तो है मतलब इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो हमारा संविधान लागू हुई है वो क्या हुई है, माघ महीना में। क्या, माघ महीने में। और जो है हिंदी कैलेंडर में दो शुक्ल होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष में बटा हुआ है। तो जो है हमारा संविधान जो लागू हुआ है वो कौन हुआ है, शुक्ल पक्ष में। कौन, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का केमा दिन, शुक्ल पक्ष का 7वां दिन। शुक्ल पक्ष का 7वां दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ है। और जो है 2006 ईस्वी में। कब, 2006 ईस्वी में। मगर किसके अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार। विक्रम संवत के अनुसार। देखिए संवत दो तरह का होता है, विक्रम संवत और शक संवत। शक संवत जो होता है वो इंग्लिश कैलेंडर से नीचे होता है, उसका समय कम रहता है। जबकि विक्रम संवत जो होता है वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार क्या होता है, ज्यादा होता है। देखते हैं ये डेट दोनों सेम है, मगर इसके अनुसार क्या है 1949 और इसके अनुसार क्या है 2006। तो इस संदर्भ में कहीं पे यदि प्रश्न 2006 विक्रम संवत दे देगा तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहां पर जो है इन चीजों पर भी चर्चा कर दी है। संविधान लागू होने की तिथि, ये सारी चीजें जो है हमारी संविधान प्रस्तावना में जो है दे रखा है। तो चलिए जो भी है चीजें हम संविधान से प्रस्तावना से संबंधित चीजों को स्पष्ट कर दिए हैं। एक एक वर्ड को बारीकी से हम यहाँ पे चर्चा किए हैं। फिर भी यदि किसी वर्ड में आप लोग को कन्फ्यूजन होता है तो आप जो है सिंघानिया जीएस पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कीजिए। और जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक के एमसीक्यू लेकर भी उपस्थित होंगे और दूसरे टॉपिक भी लेकर उपस्थित होंगे।
और जो है यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्यार दीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है हम और आप मिलकर साथ चलेंगे, एक मंजिल रखेंगे, एक लक्ष्य रखेंगे और बनाएंगे एक नया इतिहास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भारती।